नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के अंदर चुनाव होगा। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा और 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग होगी। 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान, 22 अप्रैल को 6ठे चरण का मतदान, 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान और 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा। 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में 1 चरण के अंदर ही पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा। तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। असम में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा और 2 मई को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 5 राज्यों जिनमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है वहां ऐलान हो चुका है और ऐलान होने के साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लग चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के अंदर चुनाव होंगे। सबसे ज्यादा 5 में अगर कहीं चरण के जरिए चुनाव हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है। 8 चरण के अंदर 27 मार्च को पहला चरण, 1 अप्रैल को दूसरा चरण, 6 अप्रैल को तीसरा चरण, 10 अप्रैल को चौथा चरण, 17 अप्रैल को 5वें और 22 अप्रैल को 6ठे चरण का मतदान होगा। वहीं 26 अप्रैल को 7वें और 29 अप्रैल को 8वें चरण की वोटिंग होगी। 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चुनावी शंखनाद आज हो चुका है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, अगर इन 3 राज्यों की बात करें जिनमें पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहां सिर्फ 1 चरण में वोटिंग होगी और वो 6 अप्रैल को होगी। इसके अलावा असम के अंदर 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं। 27 मार्च को पहला, 1 अप्रैल को दूसरा और तीसरे चरण की वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। इसके भी नतीजे 2 मई को ही आ जाएंगे। और अब बात करते हैं सांसद मोहन डेलकर की खुदकुशी के रहस्य की। क्या वाकई में सांसद अधिकारियों के दबाव में आत्महत्या कर सकता है? ये सवाल चारों तरफ गूंज रहा है। दरअसल सुसाइड नोट में उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निश्चित ही इसका खुलासा केंद्र सरकार की एजेंसियों को करना चाहिए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नेशनल मीडिया इस मसले पर पूरे तरीके से खामोश है। राजनीतिक बिरादरी भी 7 बार रहे सांसद की खुदकुशी पर चुप्पी साध कर बैठी। अब कोई भी सीबीआई जांच की मांग करता नजर नहीं आ रहा। डेलकर ने दादर नगर हवेली से मुंबई जाकर खुदकुशी की और सांसद की खुदकुशी के पीछे की साजिश के पहलू की जांच होनी चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोई इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन क्या वाकई में सच हो सकता है कि एक सांसद अधिकारियों के दबाव में आत्महत्या को मजबूर हो जाए? सुसाइड नोट में बाकायदा उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क्या वाकई में सुसाइड नोट सही है? निश्चित ही इसका खुलासा होना चाहिए और केंद्र सरकार की एजेंसियों को अलर्ट होते हुए इस मामले में गहनता से जांच करनी चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि जो नेशनल मीडिया छोटी छोटी खबरों पर हाय तौबा करती है, वो दरअसल इस पूरे मामले पर खामोशी साध कर रही है। इसके अलावा राजनीतिक बिरादरी भी 7 बार के सांसद की खुदकुशी पर चुप्पी साध कर बैठी है। अलग अलग मामलों में सीबीआई जांच की मांग करने वाली, सीबीआई जांच के जरिए सियासत करने वाली, अब कोई भी सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहा। डेलकर ने दादर नगर हवेली से मुंबई आकर खुदकुशी की क्यों की? अगर खुदकुशी करनी थी तो मुंबई को क्यों चुना? और सांसद के खुदकुशी के पीछे की साजिश के हर पहलू, अगर वो पहलू जुड़े हैं, अगर वो पहलू अधिकारियों से जुड़े हैं, तो वो कौन अधिकारी जिन्होंने उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया? या फिर इसके पीछे कुछ और पहलू हैं? इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। और बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, जो तेजी से आगे पैर पसारा है और सरकार ने अब डिजिटल मीडिया के पेच कस दिए। मैनेजिंग ऐप का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि यूएसपी बिगड़ा है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल को करने होंगे बदलाव और बदलाव पड़ेगा लाखों यूजर्स का प्राइवेसी प्रोपोजिशन। मैसेज किसने कहां से भेजा, कहां फॉरवर्ड हुआ, मैसेज के पीछे अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो नहीं? सरकार की निगरानी में रहेंगे मैसेज। रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के आधार पर व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप को डाइल्यूट करना पड़ेगा एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। और देखिए,
इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर दरअसल ये पड़ेगा कि जब एक भ्रामक मैसेज कहीं से फैलता है जिसकी वजह से या तो आतंकवाद को पोषित किया जा रहा हो, दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही हो, राष्ट्र के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही हो, तो अब यह बेहद मुश्किल हो जाता है कि वो मैसेज दरअसल कहां से चला है। अब इनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि अगर इस तरीके के मैसेज चले तो उसकी जड़ कहां थी, कहां से उसकी शुरुआत हुई। और ये एक बड़ी वजह कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल को बदलाव करने पड़ेंगे और बदलाव पड़ेगा लाखों यूजर्स का प्राइवेसी प्रपोजिशन। मैसेज किसने कहां से भेजा, कहां फॉरवर्ड हुआ, जिन्होंने फॉरवर्ड किया उन्होंने किन ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड किया, ये सब तब होगा जब मैसेज के पीछे अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। तो फिर जमीन बतानी पड़ेगी, वो नंबर बताना पड़ेगा, वो फोन बताना पड़ेगा, वो इंसान बताना पड़ेगा जहां से उस मैसेज की शुरुआत हुई। सरकार की निगरानी के अंदर मैसेज रहेंगे, रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। एक शब्द अभी बहुत ज्यादा चला बीते दिनों में, टूल किट। इसको आप टूल किट ही समझ लीजिए। जब एक मैसेज शुरू होगा, मैसेज आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो अपराध को बढ़ावा देने के लिए हो या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, वो मैसेज अपने आप में टूल किट की तरह काम करेगा और उस तक सरकार पहुंचना चाहती है। यानी कि व्हाट्सएप को एंड टू एंड इंक्रिप्शन को डाइल्यूट करना पड़ेगा और ये एक लिहाज से सही और दूसरे लिहाज से खतरा भी हो सकता है। और खबर अब आपको बताते हैं, ग्वालियर से गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस में है। जिले में वार्ड नंबर 44 के पार्षद बाबूलाल चौरसिया हिंदू महासभा कार्यालय में बना नाथूराम गोडसे का मंदिर और मंदिर के अंदर बाकायदा वो पूजा भी करते नजर आए। गांधी के हत्यारे का मंदिर बनवाने में चौरसिया की भूमिका रही। गुरुवार को कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में वो शामिल भी हुए। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि चौरसिया का हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कि दिल बदल गया है। बाबूलाल चौरसिया ने खुद को जन्मजात कांग्रेसी बताया और इसके अलावा भी दो बयान है। कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि अपराध से नफरत करनी चाहिए, अपराधी से नहीं। और दूसरी तरफ चौरसिया, उसने बयान दिया कि जिस वक्त वो पूजा कर रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, उनको ये पता ही नहीं था कि ये गोडसे है। उनको जैसे ही पता चला उनको बुरा लगा। लेकिन ये राजनीति है। गांधी की सियासत करने वाले, गांधी के हत्यारे गोडसे को पूजने वालों को ससम्मान स्वीकार करते हैं। राज्य सरकार ने कह दिया है एम्प्लॉइज का पता नहीं। दरअसल कल राज्य सरकार ने 2 राज्यों के यात्रियों के लिए बाध्यता लगाई। महाराष्ट्र और केरल से आने वालों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अब जरूरी है, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मुंबई से आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट जांचना शुरू नहीं किया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक राज्य सरकार से इस तरीके की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। एयरलाइंस ने भी कहा कि अभी हमें कोई निर्देश नहीं मिले। ऐसे में मुंबई से आने वाले यात्री सीधे जा रहे हैं अपने घरों के लिए। मुंबई से हर दिन 6 फ्लाइट से जयपुर पहुंचते हैं लगभग 1000 यात्री। हालांकि केरल के किसी शहर से जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है। न ही स्पष्ट किया गया कि किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट ना हो तो फिर क्या करना होगा। एयरपोर्ट पर जांच कराने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें भी नहीं लगी है। और इसी तरह मुंबई से 5 ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की भी रिपोर्ट जांचना शुरू नहीं किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर एक बार फिर से कोरोना तेजी से पैर पसारा है और इसकी वजह से कई इलाके वहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन के जद में है। ऐसे में एक पहल की गई कि मुंबई और केरल से जो भी फ्लाइट आ रही है उनमें कोरोना की जांच जरूरी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एयरपोर्ट प्रशासन कहता है कि राज्य सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली। एयरलाइंस ने भी यही कहा कि अभी तक ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं मिले। ऐसे में बेधड़क धड़ल्ले से मुंबई से यात्री सीधे न सिर्फ राजस्थान आ रहे हैं बल्कि अपने घर और अपने गांव तक पहुंच रहे हैं। यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि मुंबई से हर दिन 6 फ्लाइट जयपुर पहुंच रही हैं और इनके जरिए 1000 यात्री जयपुर पहुंच रहे हैं और जयपुर से फिर लगातार अलग अलग जगहों पर स्प्रेड हो रहे हैं। हालांकि केरल के किसी शहर से जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है और ना ही स्पष्ट किया गया कि किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट ना हो तो फिर क्या करता है। एयरपोर्ट पर भी जांच कराने के लिए चिकित्सा विभाग की कोई टीम मौजूद नहीं है। और इस तरह मुंबई से 5 ट्रेनें भी बाकायदा यात्रियों को लेकर जयपुर पहुंची है। उनकी जांच रिपोर्ट भी जांचना अभी तक शुरू नहीं किया। तो क्या जो कागज में कहा गया वो जमीन पर नहीं हो रहा? क्या एक बार फिर से लापरवाही महंगी पड़ सकती है?
सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है। हैदराबाद में बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और कहा कि हिंदू धर्म के आधार पर बन सकता है अखंड भारत। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी अपना ही मानते हैं। भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान अलग से देश बना है। पाकिस्तान समझ सकता है अखंड भारत का महत्व। संस्कृत पुस्तक लॉन्च के मौके पर भागवत बोल रहे थे। एक बार फिर से बयान दे दिया गया। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था, लेकिन वो बयान था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाद में उन्होंने हिंदू को परिभाषित किया था कि जो भी यहाँ रहता है वो सब हिंदू है। लेकिन अब उन्होंने एक और बयान दिया, और वो बयान दिया कि हिंदू धर्म के आधार पर अखंड भारत बन सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान को वो अपना मानते हैं। जाहिर सी बात है, अखंड भारत से टूटकर ये बने हैं। इनमें बांग्लादेश को भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े होकर बांग्लादेश बना। भारत से ये सब अलग होकर बने हैं, और पाकिस्तान अखंड भारत के महत्व को समझ सकता है, ये भी भागवत की तरफ से कहा गया। मौका दरअसल संस्कृत पुस्तक लॉन्च का था, और उस दौरान भागवत ने बयान दिया। अब इस पर सियासत कितनी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के पश्चिमी यूपी में फोकस की। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमीन को तैयार किया जा रहा है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का केंद्र है। राकेश टिकैत, जयंत चौधरी ने भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया है। लेकिन इधर प्रियंका की राजनीति से विपक्षी पार्टियां परेशान हो गई। विपक्षियों का आरोप है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका क्यों नहीं कर रही रैलियां, और मेहनत की हमने चुनावी फसल काटने पहुंच रही प्रियंका गांधी। दरअसल जो पश्चिमी यूपी है, वहां के 20 के आसपास सीटें हैं जो जाट बहुल्य हैं। गन्ना बेल्ट उसको कहा जाता है। राकेश टिकैत वहीं से आते हैं, या कहें कि महेंद्र टिकैत जो उनके पिता रहे हैं, बड़े किसान नेता रहे हैं, वो वहीं से आते हैं, और वो जमीन पूरी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर प्रियंका गांधी का फोकस, और फोकस के साथ साथ अब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना तैयार कर दिया। लेकिन जो पश्चिमी यूपी के नाम पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी में एक बार फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बात चाहे मायावती की हो, जयंत चौधरी की हो, या फिर अखिलेश यादव की, इन्होंने बाकायदा वहां पर अपने जाट नेताओं को लगा रखा है। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि मेहनत उन्होंने की, और फसल काटने के लिए प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच रही। वहीं का प्रियंका की सक्रियता से बीजेपी को फायदा होगा, ये भी सवाल है। भाजपाई केवल राहुल पर ही क्यों करते हमला? प्रियंका गांधी राजनीति के बन रही एक नई धुरी। बीजेपी का मानना है कि प्रियंका से बीजेपी विरोधी बट सकते हैं। किसान आंदोलन की वजह से नजदीक आ रहे मुस्लिम और जाट, मुस्लिम जाट का समीकरण पूरे इलाके की राजनीतिक तस्वीर को बदल सकता है। लेकिन मुस्लिम जाट वोट बटा तो बीजेपी को फायदा, एकजुट रहा तो नुकसान होगा। हालांकि बीजेपी नेताओं को विश्वास विरोधी पार्टियों में नहीं होगी। चुनावी एकता और त्रिकोणात्मक मुकाबले में बीजेपी को मुश्किल होगी। अलबत्ता अब कांग्रेस ही सपा और बसपा को वोट का नुकसान कराएगी। देखिए, ये भी खबर दरअसल पश्चिमी यूपी से ही जुड़ी है, क्योंकि वहां पर एक दौर था जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे, तो मुस्लिम और जाट अलग अलग हो गए। उसके बाद अभी जो महापंचायत वहां पर हुई थी, उस पर एक बार फिर से मुस्लिम नेता एक जाजम पर जाट के साथ नजर आए थे, और यहां से एक नई जमीन वहां पर शुरू होती है। और अगर दोनों एकजुट होते हैं तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसके बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से बात करते हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनावी रण की। चुनाव से पहले कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी है। इसका असर दिख रहा है चुनावी तैयारियों पर। अब बंगाल में होने वाली दोनों पार्टियों की साझा रैली में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। रविवार को कोलकाता में होने वाली है संयुक्त रैली, और कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। राहुल गांधी का फिलहाल फोकस है दक्षिण भारत के राज्यों पर, और वो लगातार वह सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा माना जा रहा था कि संयुक्त मोर्चा जल्दी से खड़ा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा। सीटों के बंटवारों को लेकर पेच फंसा हुआ, और यही वजह कि रविवार को कोलकाता के अंदर जो संयुक्त रैली होनी है उसमें राहुल गांधी नहीं जाए। कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उसमें शामिल होंगे, और राहुल गांधी का पूरा फोकस वर्तमान स्थिति में दक्षिण भारत के राज्यों पर दिखाई देगा। कोरोना महामारी के बाद पीएम की पहली विदेश यात्रा। जानकार सूत्रों के मुताबिक मार्च के अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। यात्रा को लेकर भारत बांग्लादेश के राजनयिकों में बातचीत हो रही है।
26 और 27 मार्च को ढाका में पीएम मोदी रह सकते हैं। गृह सचिव अजय भल्ला मोदी की यात्रा से पहले ढाका जाएंगे और एक लंबा वक्त हो चला है जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हो, या कहीं कि जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ प्रधानमंत्री की तमाम विदेश यात्राओं को रोक दिया गया और उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर कहा जा सकता है। बातचीत लगातार होती रही, जितने भी अलग अलग G20 हो या फिर इसके अलावा जो ग्रुप हैं उनके साथ बातचीत होती रही, लेकिन वो जा नहीं पाए कोरोना की वजह से। अब मार्च के अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश दौरे पर वो जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और यात्रा को लेकर भारत बांग्लादेश के राजनयिकों में बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि 26 और 27 मार्च के बीच ढाका में प्रधानमंत्री मोदी रह सकते हैं। वहीं कांग्रेस के 23 बागी नेता एक बार फिर दिखेंगे एकजुट। गुलाम नबी आजाद के साथ ये सभी नेता जा रहे जम्मू। एक कार्यक्रम में आजाद के साथ G23 के सदस्यों को भी न्योता। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा आदि नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं अभी भी कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, कोशिशें हो रही है, क्योंकि पार्टी में इस बात को लेकर असंतोष पनप रहा है कि आजाद को फिर से राज्यसभा भेजने का कोई प्रस्ताव क्यों नहीं। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से भी इस यात्रा को जोड़ा जा सकता है। दरअसल आजाद हाल ही में राज्यसभा से 6 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उनको शायद किसी और जगह से जहां सीट खाली होगी उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अब एक बार फिर से ग्रुप 23 एक्टिव दिखाई दे रहा है और गुलाम नबी आजाद के साथ ये सभी नेता जम्मू जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में आजाद के साथ G23 के सदस्यों को न्योता दिया गया। बात करते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटा दी गई है। केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं 6 कमांडो, लेकिन अब उनमें से 4 कमांडो को हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे जोड़ा है गुजरात निकाय चुनाव से। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाए। हालांकि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में कमी किए जाने से इनकार कर दिया और कहा कि जितने सुरक्षाकर्मी पहले उनकी सुरक्षा में लगे थे उतने ही तैनात हैं। दिल्ली पुलिस वीआईपी सुरक्षा बलों में तैनात जवानों को समय समय पर बदलती रहती है और इसको गुजरात के साथ जोड़ दिया गया। दरअसल गुजरात में निकाय चुनाव हुए, वहां कई ऐसे निकाय थे जहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा बेहतर करती हुई नजर आई। अब इसको सियासत से जोड़ दिया गया और कहा गया है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव के परिणाम गुजरात में आए उसकी वजह से सुरक्षा अरविंद केजरीवाल की घटा दी। बात करते हैं विनिवेश के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति की। विनिवेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के अंदर कांग्रेस जुटी है। मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए विपक्षी दलों को साधने की कसरत भी शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बयान दिया था और कहा था कि व्यापार करना नहीं है सरकार का काम। इस बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार LIC जैसी बड़ी कंपनियों का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करने पर आमादा हो चुकी है। कांग्रेस 8 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी। माकपा, TMC, प्रमुख जैसी पार्टियों से संपर्क किया जा रहा है। राहुल गांधी भी सरकारी कंपनियों को बेचे जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं सतीश शर्मा को मिला राहुल गांधी का कंधा। हाल ही में कैंसर से हुआ था सतीश शर्मा का निधन। सच्चे कांग्रेसी के लिए गांधी परिवार की श्रद्धांजलि। स्वर्गीय सतीश शर्मा राजीव गांधी के परम मित्र थे। ऐसे में राहुल और प्रियंका ने भी शर्मा के परिवार के सदस्यों की जैसी ही भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, कमलनाथ की मौजूदगी भी परिवार के सदस्यों को धीरज बांधी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन लगातार बदल रहे ट्रंप के फैसलों। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड आवेदनों पर बैन पूरी तरह से हटाया है। ट्रंप ने जून 2020 में अमेरिका वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाया। नए आदेश में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला अमेरिका के हित में नहीं था। इसके विपरीत ये अमेरिकी लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न करने वाला भी फैसला और इसलिए इसको अब बदला जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा बाइडेन ट्रंप के फैसले को बदल रहे हैं, इससे पहले भी कई फैसलों को बदल चुके हैं। अब अमेरिका ने ग्रीन कार्ड आवेदनों पर लगी बैन को पूरे तरीके से हटा दिया। ट्रंप ने जून 2020 में अमेरिकी वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था। नए आदेश में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला अमेरिका के हितों में नहीं था और इसके विपरीत वो अमेरिकी लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न करने वाला फैसला था, इसलिए उसे बदल दिया गया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।